ऑपरेशन सिंदूर भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा पल 7 मई अब भारत के इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट की तरह दर्ज हो चुका है, जो कि बताता है कि अगर टेररिज्म बढ़ता चला जाएगा तो भारत भी शांत नहीं बैठेगा। घर में घुसकर आतंकियों को मारेंगे जिन्होंने हमारे भारतीय भाई बहनों पर अत्याचार किए, हमारे भारतीय भाइयों को मारा और हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा सिंबल है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीओके क्या है, एलओसी क्या है और इसी के साथ में ऑपरेशन सिंदूर क्या है और किन किन जगहों पर यहाँ पे 9 टेररिस्ट बेस को उड़ाया गया और उसी के साथ में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया, कौन कौन से वेपन हथियारों का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और इसी के साथ में एक जो दुख इतने दिनों से गुस्सा जो भर रहा था वो आज शांत हो चुका है। क्यों? क्योंकि हाँ, हमारी एक पहली विजय यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें ही महिलाएं जो हैं, हमारी 2 भारत की बेटियां, एक हमारी आर्मी से हमारी भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी, उसी के साथ में विंग कमांडर व्योमिका सिंह, मैं दोनों को ही कंग्रेचुलेट करूंगी। और उसी के साथ में मुझे बहुत गर्व है एज अ नारी, एज अ इंडियन, कि हमारी 2 भारत की बेटियों ने किस तरीके से पूरी की पूरी कमांड संभाली और पूरी ब्रीफिंग यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पे दी। और इसी के साथ में ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जो कश्मीर में श्रीनगर से 53 किलोमीटर्स अगर हम बात करें तो दूर जगह है, जहां पर क्या हुआ, टेररिस्ट आतंकी हमला हुआ और यहाँ पर धर्म पूछ कर क्या किया गया, मारा गया। और महिलाओं से कह दिया गया था कि जाओ मोदी को बता दो, और महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया, सिर्फ आदमियों को यहाँ पर मारा गया। तो उसके बाद से ही इंडिया में इस चीज का रोष था कि हम क्यों डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो हमारी चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, हमारी पूरे सैन्य बल, हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम सामने आया। और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो 7 मई 2025 रात को 1 से 2 के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और उसी के साथ में 9 जो मेजर हब्स हैं जहां पे टेररिस्ट के बेस हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके और पाकिस्तान में, वहां पर 24 मिसाइलों को 25 मिनट के अंदर तो हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स ने सारे बेस स्टेशन को ध्वस्त कर दिया। टेररिस्ट बेस स्टेशन कोटली, सीएल, मुजफ्फराबाद, इस तरीके से 9 बेस स्टेशन को उड़ाया। और उसी के साथ में यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, कैसे कैसे किया, तो चलिए इसमें समझेंगे। सबसे पहले एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, या फिर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखो 1947 में 14 अगस्त को और 15 अगस्त को, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ। जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुआ तो उसके बाद में यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन बनाई गई, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को डिवाइड करती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा कश्मीर मुद्दा रहा है। देखो 1947 में जब आजाद हुए तो यहाँ के जो कश्मीर के राजा थे वो ना इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे ना पाकिस्तान का, क्योंकि जब माउंट बैटन यहाँ से गए तो माउंट बैटन जो लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, वो कह के गए कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट इंडिया में है वो पाकिस्तान का पार्ट बने तो बन जाए, इंडिया का पार्ट बने तो बन जाए, अदरवाइज क्या हो जाए, यहाँ से बिल्कुल ही सेपरेट हो सकती है, अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकती है। तो जम्मू कश्मीर के राजा क्या नहीं चाहते थे, ना पाकिस्तान ना इंडिया किसी का पार्ट बनना नहीं चाहते थे, उनको अपना इंडिपेंडेंट देश बनाना था। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान यहां पर क्या भेज देता है, ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप्स को भेज देता है। और ये ट्राइबल मिलिटेंट ग्रुप धीरे धीरे करके कश्मीर में क्या करते हैं, एक तरीके से वायलेंस फैलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि राजा डर जाते हैं और राजा इंडिया से मदद मांगते हैं। 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो राजा हैं कश्मीर के, वो क्या करते हैं, साइन करते हैं। और इसी के साथ में जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है। और हम कमांड संभालते हैं हमारी इंडियन आर्मी कि अब जितने भी घुसपैठ हैं इन सब को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। और उसी के साथ 1947 में शुरू होती है फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है 1948 में भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, और उसके बाद में यूएन बीच में आता है और यूएन सीज फायर करवाता है। सीज फायर के बाद पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी रुक जाती है, कराची अग्रीमेंट साइन होता है, और इसी के साथ में 2/3 पार्ट जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का है, वो इंडिया देता है और 1/3 पे कब्जा कर लेता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी को और
कहाँ से बाहर ही नहीं भेजता, और उसके साथ जो मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पर आ गए हैं वो आम नागरिकों की तरह आए, तो एक तरीके से कह सकते हैं दीमक की तरह फैलते चले गए। और उसी के बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीज फायर लाइन क्रिएट होती है, कश्मीर का कुछ पार्ट सीज फायर लाइन के वेस्ट में चला जाता है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कर लेता है इलीगली और वहां से जाता ही नहीं है, और इस तरीके से सीज फायर लाइन क्रिएट होती है। कह सकते हैं एक डिफेक्टो बॉर्डर क्रिएट होता है, मतलब लॉ में कहीं वो बॉर्डर नहीं रखा है। कश्मीर पूरी तरीके से, क्योंकि राजा ने अगर साइन कर दी है ट्रिटी, अगर राजा ने एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया है, तो अब कश्मीर हमारा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान उसे छोड़कर नहीं जाता, तो वो लॉ में नहीं है। लेकिन अगर एक तरीके से पाकिस्तान ने अपना बेस वहां पर सेटल कर लिया है और यूएन बीच में ब्रोकर बन चुका है, उसने अग्रीमेंट साइन करवाया है, तो उसके बाद से क्या हो जाता है, ये लाइन सीज फायर के नाम से जानी जाती है। और अगर हम बात करें तो हमारी नजरों में वो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और पाकिस्तान की नजरों में जो कश्मीर उसने ले लिया उसको उसने आजाद कश्मीर कहना शुरू। पाकिस्तान की नजरों में आजाद कश्मीर और गिलगित और बलिस्तान का हिस्सा पीओके के अंदर आ जाता है। फिर 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर अगेन होती है और बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे सिमला अग्रीमेंट साइन होता है। क्यों? क्योंकि अब हमेशा ये जो पीओके है, ये सीज फायर की लाइन है, ये हमेशा से ही टसल का मुद्दा रही है और हमेशा से ही वॉर की सिचुएशन यहाँ क्रिएट हुई है। तो फाइनली शिमला अग्रीमेंट में ये सीज फायर की लाइन को ही एलओसी का दर्जा मिलता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल अगर हम बात करें तो पीओके को अलग कर दिया जाता है, और वहीं पे अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान के अलग से ही यहाँ पे सरकार चलती है, सब कुछ है, लेकिन ये हमेशा से ही हमारे लिए मुद्दा बना हुआ है। अगर हम लॉ की बात करें तो वो हमारा ही पार्ट है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के कंट्रोल पे है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर वापस आते हैं तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान रीजन में कुल 9 ऐसे टेरर बेस हैं जहां से टेररिस्ट का क्या होता है, ओरिजिन होता है। यहाँ पे इनकी वेपन, हथियार, हर चीज रखी जाती है। तो हमारी जो आर्मी है उसने क्या किया हुआ है, उसने बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही स्ट्रैटेजिक तरीके से सिर्फ उन बेस पर ही हमला किया है, जिससे पाकिस्तान के सिविलियंस को बिल्कुल भी खतरा ना हो। और ये कंफर्म किया है, पाकिस्तान अभी भी आरोप लगा रहा है कि हमारे जो लोग हैं इसके अंदर मर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल हमारे जो कर्नल हैं उन्होंने अश्योर किया हुआ है कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से बेस स्टेशन है जिस पे क्या किया गया, हमला किया गया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन से एरिया में स्ट्राइक हुई है, तो यहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था, उसी में आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई किन किन एरिया में किस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा एरिया है आपका, मुजफ्फराबाद। ठीक है, मुजफ्फराबाद क्या है, तो एक तरीके से ये है हेडक्वार्टर। ठीक है, ये बहुत सारे टेररिस्ट जो ग्रुप हैं उनका यहाँ पर हेडक्वार्टर है। जैसे कि अगर मैं टेररिस्ट ग्रुप की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा टेररिस्ट ग्रुप, तो यहाँ पर है आपका लश्कर ए तैयबा। ठीक है, इसके ट्रेनिंग कैंप्स यहाँ पे हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो कोटली अगर बात करें तो यहाँ पे लॉजिस्टिक हब है और सेफ हाउसेस हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स के क्या है, हब्स बनाए गए। तो यहाँ पर मुजफ्फराबाद, उसके बाद अगर मैं कोटली की यहाँ पे बात कर रही हूँ तो ये सारे एरिया कहाँ पर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये एरिया आते हैं। ठीक है, भिम्बर यहाँ से क्रॉस बॉर्डर अगर हम बात करें तो भिम्बर से क्रॉस बॉर्डर बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहां से लोग जो हैं इस साइड आते हैं टेररिस्ट। और उसी के साथ कुछ एरिया हमारे क्या हैं जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस वाले एरिया, जैसे बहालपुर। ठीक है, यहाँ पर बहालपुर आप एरिया यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, ये होम बेस है जैश ए मोहम्मद जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका यहाँ पर होम बेस है और हेडक्वार्टर है मसूद अजहर का, और उसके साथ मुर्किद के। तो ये आपको मुर्किद के रखेगा। ये क्या है, एक तरीके से लश्कर ए तैयबा जो एक और टेररिस्ट ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर है। और इस तरीके से ये जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा बर्बाद बेस है। यहाँ पर सियालकोट अगर हम बात करें, ट्रेनिंग यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ठीक है, एलओसी के पास में इनकी ट्रेनिंग के लिए है ये तेहरा कलन। ठीक है, ये आपका जैश ए मोहम्मद का आर्म मैन्युफैक्चरिंग और बॉम्ब फैसिलिटीज यहाँ पर है। ठीक है, जैश ए मोहम्मद आप देख सकते हैं। तो जैश ए मोहम्मद क्या है, एक तरीके से जैश ए मोहम्मद एक आपका ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर ये आप एक्टिविटीज देख सकते हो। और जैसे मोहम्मद के बाद के जैसे मोहम्मद का बॉम्बिंग फ्लिटेशन तहारन कलन में है। ठीक है, तहारन कलन के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको फैसलाबाद दिख जाएगा। तो फैसलाबाद ये सस्पेक्टेड बेस की तरह देखा गया, और रावलकोट ठीक है ये सपोर्ट कैंप है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारा जो एयरफोर्स है और हमारी जो सेना है उसने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पे, तो आप
तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर रफाले फाइटर जेट का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। फाइटर जेट का यहाँ पे इस्तेमाल किया, अगर हम बात करें तो ये फ्रंट लाइन मल्टी रोल फाइटर है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कौन कौन से वेपन का इस्तेमाल किया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर में सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सेंट्रल में जो था वो दारसूल्ट रफाले था, ठीक है। अगर ये कैसे, ये जो जेट है ये डिप्लॉय किया जाता है लॉन्ग रेंज, ठीक है, प्रिसीजन जब स्ट्राइक रूल करने होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हम बात करें मिसाइल्स को यहाँ पे लॉन्च करना होता है तो इस तरीके के जेट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें हमने वेपन्स का क्या इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, स्काल्प ईजी क्रूज मिसाइल का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ये 500 से 600 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है और एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, ये मतलब ये हवा में लॉन्च की जाती है, बहुत लंबे रेंज की मिसाइल है। और अगर हम बात करें तो ये टारगेट करती है एरिया को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे नुकसान पहुंचाएगी, टारगेट एरिया पर ही ये क्या करती है, वही जो आपने टारगेट किया बस उसी एरिया पे वहां डिस्ट्रॉय करती है। तो हाई वैल्यू डिस्ट्रक्शन इससे होता है। और अंडरग्राउंड टारगेट फ्रॉम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, मतलब ऊपर की डिस्टेंस है, आप टारगेट को क्या कर सकते हो, यहां से बिल्कुल सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल अगर डीप टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उनके जो हेडक्वार्टर होते हैं या बॉम्बी मेकिंग साइट होती है जैसे कि बहालपुर और मुर्किद, यहाँ पे इसकी क्या हुई है स्ट्राइक। तो अब AASM हैमर अगर हम बात करें, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज है ये, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है, ठीक है। और जीपीएस और आईएनएस इसमें होता है, फिर ऑप्शनल इनफर्ड और लेजर टर्मिनल गाइडेंस भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। 15 से 70 किलोमीटर की अगर हम बात करें ऑल्टीट्यूड से इसकी रेंज जो है वो डिपेंड करती है। और अगर बात करें तो बंकर बस्टिंग या लो कोलेट्रल और टारगेट यहाँ से किया जाता है, ठीक है, जैसे कैंप कोटली हो गया, बिम्बर हो गया और मुजफ्फराबाद हो गया, ऐसे कैंप्स पे यहाँ से हमने क्या किया होता, इससे टारगेट किया होता। उसके बाद हमने हिरोन और हर्मिस ड्रोन का यहाँ पे इस्तेमाल किया सर्वेलेंस के लिए कि भाई ये क्या है, रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होता है, टारगेट को ट्रैक करने के लिए और डैमेज असेसमेंट के लिए, कितना डैमेज इससे हुआ है वो देखने के लिए यहाँ पे होता है। और सैटेलाइट सर्वेलेंस का हमने इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। रिसेट एंड कार्टोसेट सैटेलाइट जो है इसने क्या किया, इसने टारगेट इमेजिनरी मतलब हमारी को इमेज यहाँ प्रोवाइड करी। नेत्र AEW&C जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है, जिससे क्या है एयर स्पेस कोऑर्डिनेशन स्ट्राइक क्या होती है सारी की सारी मैनेज होती हैं। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने ये हमारी जो आर्मी है उस हमारी कर्नल है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया मैडम, इन्होंने कहा हुआ है कि हमने एक भी अगर सिविलियन की पाकिस्तान में यहाँ पे जान नहीं ली है, ये प्योर टेररिस्ट अटैक ही था। और इसी के साथ मैं यहाँ पे कंग्रेचुलेट करूंगी हमारे सोल्जर को कि उन्होंने इतने ज्यादा जोखिम में अपने जान को भी डाला और अपने देश के लिए इतना बड़ा काम किया। थैंक यू सो मच।